आज हम लोग बिहार के जनरल ज्योग्राफी के बारे में कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे चैनल पर लगातार मैथमेटिक्स और साथ साथ में हमारा जो हिस्ट्री है उसके अलग अलग क्लासेस आ रहे हैं। आज से हम लोग ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे इसमें, और सिलेबस में जैसा आप सभी को बताया गया है कि ज्योग्राफी के जो प्रश्न पूछे जाएंगे यह मूल रूप से अगर कहा जाए तो सिलेबस के अनुसार यह प्रश्न आपको जो मिलेंगे इसमें कहा गया है कि सामान्य भूगोल, इसके अलावा बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग और इसके अलावा कुछ प्रश्न बिहार की नदियों से संबंधित होंगे। यानी कि प्रश्न जो होंगे वो सामान्य भूगोल से होगा, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग से होगा और बिहार की नदियों से होगा। तो चूंकि सिलेबस में बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है तो सामान्य भूगोल तो इन जनरल हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है इसमें इस पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना होगा। तो इसी संदर्भ में आज से हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो पहला जो इसमें हमने प्रयास किया है कि सामान्य भूगोल की इसमें चर्चा हम लोग करें। अब देखिए, किसी भी क्षेत्र को जैसे ही हम लोग लोकेट करने का प्रयास करते हैं तो सबसे जो पहला मामला होता है वो ये होता है कि उस क्षेत्र विशेष की स्थिति का पता लगाया जाए। और स्थिति की जानकारी हमें कैसे पता चलता है? तो स्थिति की जानकारी हमें अक्षांश और देशांतर से पता लगता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न ही है, पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार सही है। क्लियर है? तो यहाँ पर 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड लिखा है। ठीक है, और 82 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड ये ईस्ट लिखे से लेकर के, और 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड इसमें अंकित किया गया है। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये वाला तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये गड़बड़ है, क्योंकि ये 83 डिग्री 19 मिनट क्लियर है और 50 सेकंड है। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो ये दोनों तो किसी हालत में नहीं होगा, ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसका एक पार्ट सही है लेकिन एक पार्ट इसका गलत है। तो ऐसे में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से लेकर के, ठीक है, 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ और 83 डिग्री 19 मिनट पूरब से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट पूरब में इसके लोकेशन है। ठीक है, हर डिग्री को यानी अक्षांश और देशांतर में हर एक डिग्री को मिनट और हर एक मिनट को सेकंड में परिवर्तित कर दिया गया है। क्लियर है? तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में सही है। बिहार को 3 प्रमुख भौतिक इकाइयों में विभाजित किया गया है: शिवालिक रेंज, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो ये सही है। गंगा नदी बिहार के मैदान को उत्तरी और दक्षिणी मैदान में वर्गीकृत करता है, विभाजित करता है, ये भी सही है। और दक्षिणी पठारी क्षेत्र खनिज संसाधन से समृद्ध है, ये भी सही है। तो इसका जवाब ये होगा, कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ये सभी उत्तर इसके सही माने जाएंगे। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार के मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में पहला, यह एक विशाल जलोढ़ मैदान है, यानी कि जिसको हम लोग अलुवियल प्लेन के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए
अवसाद यानी सेडिमेंट्स के जमाव से हुआ है। भारतीय भाग में यदि हम लोग देखें तो उत्तरी जो मैदानी भाग है यह मूलतः क्या है, तो यह सेडिमेंटेशन से इसका निर्माण हुआ, यानी कि तलछटों के या अवसादों के निक्षेपण के उपरांत इन मैदानों का निर्माण हुआ है। क्लियर है। तो स्वाभाविक है कि बिहार का अधिकांश भाग जो है वो मैदानी भाग है और इस मैदानी भाग का जो निर्माण जो हुआ है वह भी निक्षेपण का ही परिणाम माना जाता है। तो ये वाला जो होगा ये सही है। दूसरा, बांगर मिट्टी ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है जो बाढ़ के पानी से सुरक्षित रहती है। ठीक है। दो प्रकार की मिट्टी होती है, एक होता है जिसे हम कहते हैं खादर। खादर मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो खादर जो होता है यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, यह नवीन जलोढ़ मृदा है। और यदि हम बांगर को देखें तो बांगर जो है यह पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, यानी यह पुरानी जलोढ़ मृदा है। क्लियर है। तो अब यहां पर आपको याद रखना है कि खादर और बांगर, क्लियर है, तो खादर नवीन जलोढ़ है और बांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। खादर जो है ये फ्लड प्लेन्स जो हमारा होता है, तो फ्लड प्लेन्स में हमें खादर मिट्टी मिलती है और बड़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। बांगर जो है ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है और थोड़े से उथले क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो यहां पर कह रहा है बांगर मिट्टी ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है जो बाढ़ के पानी से सुरक्षित होता है, तो ये भी सही जवाब है। खादर मिट्टी निचले क्षेत्रों में पाई जाती है और ये अधिक उपजाऊ होता है। देखो ये अभी स्टेटमेंट्स हम लोगों ने बात किया और ये भी सही है, तो इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं और हमारा इसमें जवाब हो जाएगा कि तीनों स्टेटमेंट्स यानी स्टेटमेंट्स 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, ठीक है, ये तीनों सही है। अगला प्रश्न की तरफ देखिए। सोमेश्वर श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिवालिक पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है और बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यस, ये सही है। इसका सर्वोच्च शिखर 879.4 मीटर ऊंचा है। नहीं, यह है 874 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस वजह से यह स्टेटमेंट जो है यह हो जाता है गलत। यह श्रेणी नेपाल और बिहार के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। यह सही है। तो ऐसे में 1 और 3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए। बिहार के तराई के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्र शिवालिक पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित एक दलदली और नम क्षेत्र है। ठीक है। अब देखो यहां पर याद रखना है कि जैसे हिमालय की पर्वतमाला की यदि हम लोग बात करें तो 3 इसमें समानांतर श्रेणी मिलती है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय। जैसे ही हम लोग बाहरी हिमालय के भाग में आते हैं तो इनके फुटहिल रीजन्स में, जिसको हम लोग गिरिपदीय क्षेत्र कहते हैं, इस जगह पर इस प्रकार के बोल्डर्स का डिपोजिशंस हमें देखने को मिलता है। ये इस प्रकार के बोल्डर्स का डिपोजिशंस मिलता है। ऐसे बोल्डर्स के डिपोजिटेड जो रीजन्स होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं भाबर। और इनके बाद जो क्षेत्र मिलते हैं इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं तराई। भाबर के क्षेत्र उतने अधिक नम नहीं होते हैं क्योंकि इसमें बोल्डर्स होते हैं। ठीक है। लेकिन ये वाले जो भाग होते हैं, तराई वाले जो भाग होते हैं, यह भाग जो होते हैं ये दलदली होता है और यह भाग जो है यह अत्यधिक वनाच्छादित क्षेत्र भी होते हैं, यानी इस जगह पर घने वन भी पाए जाते हैं। क्लियर है। तो अब यहां पर देखो कह रहा शिवालिक पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित एक दलदली और नम क्षेत्र है, इस वजह से यह स्टेटमेंट सही है। इस क्षेत्र में उच्च वर्षा होती है और यहां घने वन पाए जाते हैं। यानी यदि बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार के उत्तर पूर्वी भाग जो हैं उस भाग में जहां पर अगर हम लोग देखें तो देखो तीसरा स्टेटमेंट है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया जैसे जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है और ये भाग में अधिक वर्षा होती है, तो नम क्षेत्र है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ घने वन पाए जाते हैं और उच्च वर्षा के क्षेत्र भी हैं। इसका विस्तार मुख्य रूप से किशनगंज, पूर्णिया और अररिया जिलों में है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट इस प्रश्न का भी सही है, इस वजह से इसका उत्तर डी होगा। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नाइस शिस्ट ग्रेनाइट जैसे कठोर चट्टानों से बना है। देखो याद रखना है कि भारतीय शैल संरचना में
सबसे जो प्राचीन शैल है उस प्राचीन शैल को हम क्या कहते हैं, तो इस प्राचीन शैल को हम लोग कहते हैं आर्कियन रॉक। आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडप्पा, कुडप्पा के बाद विंध्य, विंध्य के बाद जो है वो गोंडवाना। ये अलग अलग कह सकते हो कि शैल समूह की रचनाएं हुई हैं। अब यहां पर क्या, जो प्राचीन शैल है यानी आर्कियन है, यह अत्यधिक कठोर है। तो बिहार का जो दक्षिणी भाग है यह छोटानागपुर के पठार से मिलता हुआ एरिया में होता है। यानी अगर हम लोग बात करें तो यह जो भाग हम लोग देखते हैं, यानी बिहार का ये जो भाग अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो भाग है यह छोटानागपुर का पठारी भाग है। तो अगर हम लोग देखते हैं जैसे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, ठीक है, जमुई, बांका, भागलपुर, तो ये सभी के सभी क्षेत्र जो हैं यह एरिया झारखंड यानी पठारी भाग, छोटानागपुर के पठारी भाग से ये सटे हुए क्षेत्र हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ की शैल संरचनाएं जो होंगी ये बड़ी कठोर हैं। ग्रेनाइट और नीस जैसे शैल समूह यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कठोर चट्टानों से बना हुआ है। दूसरा, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, इस क्षेत्र में कई शंकाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं जिनमें प्रेतशिला और रामशिला प्रमुख है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यह क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण पश्चिम में कैमूर से लेकर दक्षिण पूर्व में बांका तक ये फैला हुआ है, यह भी स्टेटमेंट इसकी सही है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कहें कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इस प्रश्न का भी तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के उत्तरी मैदानी भाग को दो भाग में वर्गीकृत करता है या विभाजित करता है? ठीक है, तो गंगा नदी के बारे में याद रखना, गंगा बिहार के लगभग मध्य से गुजरती है। यानी यदि हम लोग बात करते हैं बिहार के बारे में, तो गंगा नदी जो है यह बिहार के लगभग, अगर हम लोग बात करें तो यह मिडिल एरिया से ये क्रॉस करती है, और ये भाग बिहार का उत्तरी भाग हो जाता है और ये भाग बिहार का दक्षिणी भाग होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज को याद रखना है कि संपूर्ण जो गंगा है यह बिहार के 12 जिले से होकर के गुजरता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई याद रखना है 445 किलोमीटर है। और सबसे लंबा जो आप कह सकते हैं कि जिला है जहां से ये नदी क्रॉस करती है वो है हमारा पटना जिला। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार के उत्तरी मैदान को दो भाग में विभाजित करती है? ठीक है, तो यह गंगा नदी है, इसका सही जवाब होगा गंगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र में बलथर मिट्टी पाई जाती है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है? दक्षिणी पठारी भाग में इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं और इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो ये अम्लीय होता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जल कुंड कहां है? तो राजगीर में स्थित नहीं है। यहां पर कई बार प्रश्नों पर आपको ध्यान देना होगा, जैसे उसमें लिखे रहते हैं कि कौन सा इसमें सही है, और कभी कभी यह भी लिखा रहता है कौन सा इसमें सही नहीं है। क्लियर है? तो कह रहा है कि कौन सा गर्म जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो देखो, ब्रह्मकुंड राजगीर में है, सप्तधारा राजगीर में है, गोमुख भी राजगीर है, लेकिन रामेश्वर कुंड जो है ये कहाँ है? तो यह मुंगेर जिला में अवस्थित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते। बिहार के किस जिले में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? ठीक है, तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैमूर। ठीक है, हालांकि इसके कुछ भाग का जो विस्तार है वह रोहतास में भी है, लेकिन कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये कैमूर जिला में इसका विस्तार देखने को मिलता है। प्रश्न अगला देखिए, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र के बारे में, और यहां पर कह रहा सही नहीं है। यानी बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र के बारे में इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? ये खनिज से समृद्ध क्षेत्र है। हमने जैसा बताया कि छोटानागपुर के पठार से यह सटा हुआ भाग है। छोटानागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। खनिज संपदा से यह क्षेत्र बड़ा परिपूर्ण होता है। क्लियर है? तो यह स्टेटमेंट आप यहां पर देखना है कि सही नहीं है।
तो ये तो स्टेटमेंट सही है, खनिज से ये समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, बिहार में इस क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। यह कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है। स्वाभाविक है कि कृषि के लिए उपजाऊ भाग जो है यह हमारा मैदानी भाग होगा, लेकिन यह भाग कृषि के लिए बहुत अधिक उपजाऊ नहीं माना जाता है। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यह कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, और यहां शंकाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो यह तो सही है। सही नहीं में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, यह कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है, यह नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिहार में डोलोमाइट कहां पाया जाता है? ठीक है, देखो बिहार के खनिज संपदा से संबंधित बहुत प्रकार के प्रश्न आते हैं। चूंकि इन जनरल हम लोग जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बिहार में कोई खनिज है ही नहीं, लेकिन मौलिक रूप से अगर देखा जाए तो जो पठारी भाग से सटा हुआ क्षेत्र है वो सब खनिज से परिपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जैसे अगर हम लोग देखें तो जो विंध्य का क्षेत्र है यहाँ पर कई प्रकार के खनिजें मिलती हैं, और डोलोमाइट जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रोहतास के भाग में ये मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। बिहार में कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा जिला? अब अगर हम लोग यहां पर देखें, ठीक है, मानचित्र को अगर ध्यान से देखो तो यहां पर देखिएगा तो वेस्ट चंपारण जो है, जिसको पश्चिमी चंपारण कहते हैं, तो पश्चिमी चंपारण का जो उत्तरी भाग, ये वाला जो भाग हम लोग देखते हैं यह नेपाल के साथ में सीमा करता है, और ये वाला जो भाग है यह यूपी के साथ में सीमा साझा करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए। और अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार के किस जिले में बराबर गुफाएं स्थित हैं जो एक ग्रेनाइट पहाड़ी पर बनाई गई हैं? इसका सही जवाब होगा जहानाबाद। ठीक है, यानी किस जिले में बराबर की पहाड़ियां हैं जो कि एक ग्रेनाइट पहाड़ी, जैसा मैंने पहले ही बताया कि जब हम छोटा नागपुर पठार के बारे में बात करते हैं तो छोटा नागपुर का जो पठारी भाग है ये अत्यधिक कठोर ग्रेनाइट चट्टानों से बनाया हुआ है। ठीक है, इसी वजह से अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र इसी भाग में स्थित है। क्लियर है? तो खैर जहानाबाद इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। बिहार का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र गहन कृषि और घनी आबादी के लिए जाना जाता है? अब देखो क्या है कि भारत में और दुनिया भर में कहीं पर भी देखा जाए तो जिस जगह पर मैदानी भाग होता है जहां पर घनी कृषि की जाती है उसी जगह पर ह्यूमन एग्लोमरेशंस भी बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी मानव पुंज वहां पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्लियर है? तो स्वाभाविक है कि पठारी भाग जरूर खनिज से समृद्ध होते हैं। ठीक है, पर्वतीय भाग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रूप में देखे जा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो मैदानी भाग जो होता है यहाँ पर गहन कृषि की जाती है और ये आबादी के घने भाग होते हैं। इस प्रश्न के आधार पर अगर हम लोग देखें तो गंगा का जो मैदानी भाग है यह गहन कृषि और साथ साथ में ये घनी आबादी के क्षेत्र होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कुंड बिहार के सासाराम में स्थित है? यानी प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कुंड जो है वो बिहार के सासाराम में स्थित है। याद रखिएगा, मांझर और धुआं कुंड यह दोनों जो है यह सासाराम में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में स्थित है? दक्षिणी पठारी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, देखो सोमेश्वर की श्रेणी कहां पे है? तो ये बिहार के उत्तर पश्चिम में है। क्लियर है? और यहां पर कह रहा है कि पहाड़ी बिहार के दक्षिणी पठारी भाग में है, तो स्वाभाविक है कि कैमूर की पहाड़ी और बराबर की पहाड़ियां यह दोनों दक्षिणी पठारी क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए और यह प्रश्न कह रहा है, उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र में
जलोढ़ पंखों का निर्माण किस क्षेत्र में होता है? ठीक है, देखो जलोढ़ पंख का मतलब यह होता है कि जब भी पर्वतीय भाग से रिवर जब नीचे की ओर आना शुरू करता है तो ऊपरी भाग में तीव्र ढाल के वजह से यह मलबे को तेजी से नीचे की ओर इरोड करके लाते हैं। आरंभिक जो चरण इनके होते हैं उसमें क्या होता है, तो यह अलुवियल कोन का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग कर सकते हैं कि जलोढ़ीय शंकु का निर्माण करता है। और जब यह जलोढ़ीय शंकु का आकार जो होता है यह धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, तब हम इसको बोलते हैं जलोढ़ीय पंख, यानी अलुवियल फैन कहा जाता है। क्लियर है? अब यहां पर बिहार के उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ पंखों का निर्माण कहां हमको देखने को मिलेगा? तो तराई क्षेत्र में तो देखने को मिलेगा नहीं। और बांगर और खादर ये तो मूल रूप से पुरानी और नई जलोढ़ मिट्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर इसका सही जवाब होगा भाबर क्षेत्र में इस प्रकार के हमें जलोढ़ीय पंख देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए। कह रहा है बिहार में शुष्क पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती यानी जिसको हम लोग ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और यहां पर तुमको याद रखना है कि 70 से 100 सेंटीमीटर जो वर्षा के क्षेत्र होते हैं, इस क्षेत्र में हमें शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। जबकि अगर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा के जो क्षेत्र होंगे, यहां पर हमें नम पर्णपाती यानी नम पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। तो स्वाभाविक है कि शुष्क पर्णपाती वन कहां देखने को मिलेंगे? तो जहां पर वर्षा कम होगी। और वर्षा कहां पर कम होगी? तो वर्षा दक्षिणी पठारी क्षेत्र में कम होती है। तो स्वाभाविक है यहां पर हमें शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न की तरफ देखिए। इनमें से कौन सा जिला दक्षिण में झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, यानी कौन सा जिला झारखंड के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? तो देखो गया, नवादा और औरंगाबाद ये तीनों तो झारखंड के साथ में सीमा साझा करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें पूर्णिया का, तो पूर्णिया जो है वो झारखंड के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, यानी अगर हम इसको मानचित्र में अगर हम इसको देखें तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम लोग बात करें तो पूर्णिया जो है ये झारखंड के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। जबकि अगर हम लोग देखते हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ठीक है, भागलपुर और ये जो कटिहार है ये सीमा साझा करते हैं झारखंड के साथ में। क्लियर है? और अगर देखें तो यहाँ पर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये पश्चिम बंगाल राज्य के साथ में सीमा साझा करते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है, मानचित्र देखो ज्योग्राफी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि हमें मानचित्र पर कमांड होना चाहिए। ठीक है, मानचित्र से ही हम लोग कई तरह के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोकेशन से हम लोग बहुत तरह की चीज़ों को समझ सकते हैं, उसके डायमेंशंस को, कि उसका नॉर्दर्न साइड्स कैसा है, ईस्टर्न साइड्स कैसा है, वेस्टर्न साइड्स कैसा है, साउदर्न साइड्स कैसा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए। और अगला प्रश्न को देखिए। तो पूर्णिया जिला जो है वो सीमा साझा नहीं करता है झारखंड के साथ में। अगले प्रश्न की तरफ देखिए। बिहार में अबरख कहां पाया जाता है? अभी हमने देखा था कि बिहार में डोलोमाइट कहां पाया जाता है, अबरख कहां पाया जाता है? तो अबरख की जहां बात हुई तो अबरख बिहार में कहां पाया जाता है? तो अबरख बिहार में गया में पाया जाता है। ठीक है, चूंकि छोटानागपुर के पठार के भाग से ये सटा हुआ भाग है, इस वजह से यहाँ पर हमें अबरख मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखें। बिहार में किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है, जो हिमालय के तराई वन का सबसे पूर्वी विस्तार है? ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिमी चंपारण में हमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व्स देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए। बिहार में कौन सा जिला साल वृक्षों के वनों की पट्टियां मिलती? कौन से जिले में साल वृक्ष के वन की पट्टियां मिलती हैं? ठीक है,
उत्तर बिहार में भी कई जगह पर साल के वन की पट्टी देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो कैमूर और रोहतास जिले में साल वृक्षों की एक लंबी पट्टी हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग कहें तो बिहार का इंट्रोडक्शंस के एक सिंपल इंफॉर्मेशन हम लोगों ने शेयर किया है। ठीक है, छोटे छोटे सेशंस को हम लोगों ने रखा है ताकि आप उसको एक बार देख लीजिए। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप अपने कमेंट्स बॉक्स में उसको लिखिए, क्लियर है। और यदि किसी उत्तर को और अधिक समझना है या किसी प्रकार के कन्फ्यूजन्स हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में हम आपके जो भी क्वेरीज होंगे उसको हम लोग डील करेंगे, क्लियर है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, क्लियर है, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहे और लगातार हम इससे संबंधित यानी इस समय जैसे ज्योग्राफी की हम लोग अभी बहुत सारे वीडियोस लाएंगे, फिर पॉलिटी के वीडियोस आएंगे, ठीक है, साथ साथ में इतिहास और जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर्स से, जैसा भी आप देख ही रहे हैं कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स शुरू कर दिया है। रीजनिंग की भी वीडियोस आपको 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे, वो भी आपको मिलने लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।